नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। आज सीधी लकीर में बात करेंगे राहुल गांधी की उस यात्रा की जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार और एनडीए का तख्ता पलट करना चाहते हैं। वो यात्रा जो नए एनडीए अलायंस को एक ताकत देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो 80 सीटें देता है। वो 80 सीटें जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय करने वाले लोगों के लिए सबसे ताकत का सामान जुटाती हैं। अगर इन 80 सीटों के प्रचार में राहुल गांधी से वो उम्मीद की जा रही थी और तमाम पार्टियों को, और यहां तक कि हालांकि हो सकता है बीजेपी ने अब उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया हो, लेकिन तमाम पार्टियां ये उम्मीद कर रही थी जो उनके गठबंधन में शामिल है कि यहां वो तुरुप का इक्का जरूर निकलेगा जिससे इंडी गठबंधन की जीत का रास्ता प्रशस्त होगा और पता चलेगा कि आखिर आइडिया क्या है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो सबसे ज्यादा राहुल गांधी का जोर रहा वो था कि जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, जाति किस तरह से पीछे है। और उनका एक बयान जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया था, मैं उसको जरूर पढ़ देना चाहूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि वह, ये मोदी जी के लिए कहा प्रधानमंत्री, वह ओबीसी नहीं है और कभी भी ओबीसी, पिछड़े और गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। यह सच है। मैंने मन बना लिया है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में अगला सबसे बड़ा कदम है और मैं इसे करूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। उन्होंने जो इस बात में आता है सवाल कि वह ओबीसी नहीं है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी लगातार, चाहे उद्योगपतियों की जाति हो, चाहे सचिवों की जाति हो, यहां तक कि सामने सवाल पूछने वाले लोगों की जाति तक पर बात कर रहे हैं। ऐसे में कई बार सवाल यह भी हो सकता है कि जनता उनसे सवाल पूछ ले कि आप किस जाति के हैं और आखिर किसकी मदद करेंगे, क्योंकि ओबीसी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी, इसीलिए वो ओबीसी की कोई काम नहीं करेंगे। तो आप किस जाति के हैं ये देश को पता चल जाना चाहिए, ताकि ये भी पता चल सके कि आप किस जाति की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो बयान है वो उस तरफ इशारा करता है। मेरे साथ इस इशू पर बात करने के लिए दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी, उनको आप बहुत अलग अलग चैनल पर देखते रहे होंगे और लंबा अनुभव है, लगभग 3.5 दशक का उनका अनुभव है, वो अयोध्या से लेके तमाम जगह देश के अलग अलग हिस्सों। और मेरे साथ एक चेहरे को आप शायद पहली बार यहाँ इस पर मेरे साथ देख रहे होंगे, ये डेटा एनालिस्ट हैं, बहुत डेटा पर बहुत काम करते हैं, पॉलिटिकल डेटा पे, हालांकि आईआईटी सेक्टर से हैं। तो शुरुआत में एक पॉलिटिकल सवाल से ही करता हूँ। वीरेंद्र जी, आखिर क्या ये सवाल एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोगों को करना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि वो कांग्रेस जो जातिवाद के विरोध करते हुए एक राष्ट्रीय समावेशी पार्टी से, ये क्या राहुल गांधी की एक नई जाति की राजनीति तक आ गई? तो क्या हम लोग ये सवाल कर सकते हैं कि राहुल जी आपकी जाति क्या है? देखिए, राहुल से ये सवाल हम इसलिए कर सकते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका एक इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास आज 135 साल पुराना है। हालांकि कांग्रेस का गठन तो एक अंग्रेज ने किया था जो उस समय इटावा का डीएम था, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, 1885 में। लेकिन राहुल गांधी को ये तो बताना चाहिए कि उनके इस अभियान का जो आजकल वो पूछ रहे हैं, कोई वहां मौर्य था, कोई वहां ओबीसी था, कोई वहां ट्राइबल था, कोई वहां और अन्य गरीब था, इसका संदर्भ क्या है? कोई संदर्भ नहीं बता पा रहा कि वो है क्या। और जहां तक जो आपका सवाल है, तो राहुल गांधी की माताजी जो हैं वो एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, इटली की, और उनके पिताजी का पूरा नाम है राजीव बिलजीस गांधी, जो और एक दिल्ली की एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी। अभी हाल में उनकी किताब आई है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि राजीव गांधी की जाति क्या है और उनका रिलीजन क्या है। तो ये मेरी समझ के बाहर है कि ये कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है कि एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन और एक ज़ोरास्ट्रियन या पारसी का पुत्र दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बन गया। तो ये कौन सी हम पिछले 3 दशक से सुन रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ये सबसे अनूठी सोशल इंजीनियरिंग है जो ये दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बन गए,
और जब कोई इनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं शिव जी को पढ़ो, शिव जी को पढ़ो। अरे भाई, शिव जी कोई पैगंबर नहीं थे जिनको हम पढ़ें। शिव जी ने कोई आसमान से किताब नहीं भेजी है। सनातन संस्कृति में आसमानी किताब का कोई संदर्भ नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। बाकी जो मजहब के पास केवल एक किताब है, बाकी मजहब तो केवल एक प्रिस्क्रिप्शन है। सनातन धर्म एक डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी है। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि आखिरकार ये जो मांग वो उठा रहे हैं जाति जनगणना की, उसका संदर्भ क्या है। और वो जिस तरीके से बहुत ही निम्न स्तर पर उतरकर एक मैं कहूंगा भद्दे तरीके से जाति का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका समाज में मुझे कोई रेजोनेंस नहीं दिख रही है, उनको ये बताना चाहिए आखिरकार आज से 5 साल पहले आप रफाल के मुद्दे पे प्राइम मिनिस्टर को चोर कह रहे थे। बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले पे माफी मांगनी पड़ी। अब एकाएक आप जो है इस मुद्दे पे आ गए। और अभी केवल 3 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ है। जाति जनगणना की बात वहां भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में की कुल आबादी का लगभग 92 से 95% जनजाति और पिछड़े वर्गों की संख्या है। राजस्थान में यह संख्या 80% से ऊपर है। मध्य प्रदेश में भी यह संख्या 2/3 से ऊपर है कुल आबादी का। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, यानी ये मुद्दा वहां चला नहीं। और इस मुद्दे को जन्म देने वाले, इस मुद्दे के सूत्रधार नीतीश कुमार, जो इंडी अलायंस के फाउंडर भी थे, वो आपका अलायंस छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी के इशू को लेकर के इतने सारे सवाल हैं जिसका कोई अभी तक कोई वहां से उत्तर नहीं आया है। और यदि कोई उनसे सवाल करता है तो वो आपके टीवी चैनल के रिपोर्टर से पूछते हैं तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। एक को उन्होंने पिटवा भी दिया रायबरेली में, आपने देखा होगा, शिव प्रकाश यादव नाम के रिपोर्टर को। तो वो पूछते हैं आपके मालिक की जाति क्या है। अरे आप अपनी जात तो बताइए आपकी क्या है। और उनको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि सितंबर 1990 में राजीव गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष थे, लीडर अपोजिशन थे। उन्होंने लगभग 2 घंटे का भाषण दिया था मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा के खिलाफ। उन्होंने वीपी सिंह के ऊपर जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये आरोप लगाया था कि आप समाज को बांट रहे हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये इसी पर मैं आगे जाऊंगा, आपके पास फिर लौटता हूं। मेरे साथ ओंकार चौधरी जी भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अंकुर के पास मैं आऊंगा। पहले अंकुर जी से ये पूछने जरूर आऊंगा कि डाटा किस तरफ जाता है और क्या एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो है वो दूसरी जातियों का भला नहीं कर सकता है क्या, जो मोदी जी का उन्होंने सवाल किया था। लेकिन ओंकार जी, एक सवाल पहले आपसे छोटा सा ये है कि ये जो जातिवाद का ये जो ट्रम्प कार्ड लाए हैं ये लोग, क्या इक्का लग रहा है क्या आपको? हिंदुत्व के जो हिंदुत्व की एक फॉर्मेशन मान रहे हैं कि हिंदुत्व का एक फॉर्मेशन किया है इस सरकार ने, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के हाथ में वो तलवार आ गई, राजनीतिक तलवार, जिससे वो इस पूरे प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक सुरक्षा कवच बनाया अपनी पार्टी के लिए, उसको हटा देंगे, ऐसा लगता है? देखिए, ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी इनकी दूर हो जाएगी कि इनके हाथ में कोई राजनीतिक तलवार आ गई है या कोई हथियार इनको मिल गया है। आप अगर देखें पिछले कुछ विधानसभा चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव, तो आपकी समझ में आ जाता है कि कांग्रेस की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में क्या गत होकर के रखी हुई है। अभी पहले जो तीसरा विधानसभा चुनाव था उसमें 27-28 सीटें थी कांग्रेस की, जो घट करके 7 पे आ गई, फिर 7 से घट करके 2 पर आ गई। लोकसभा चुनाव की हालत ये है कि पिछली बार बड़ी मुश्किल से रायबरेली से इनकी माताजी जीत पाई, ये चुनाव हार गए। तो आप ऐसे में अगर होशो हवास खो बैठे हैं और जिसके लिए आप दावे करते रहे हैं कि हम कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, इससे देश कमजोर होता है। मुझे तो बहुत सारे इनके नेताओं के बयान याद हैं, सेंट्रल लीडरशिप के भी, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप के भी, जो लगातार ये कहती रही कि हम चाहे बर्बाद हो जाएं, चाहे जो हो जाए, पर हम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह
और भारतीय जनता पार्टी की तरह जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। आज क्या कर रहे हैं ये लोग? और राहुल गांधी जितनी बचकाने तरीके से, बेशर्मी के साथ, बहुत मतलब कहना चाहिए कि नंगई के साथ रिपोर्टर्स से उलझ रहे हैं बहस में, उनकी जाति पूछ रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं, उनके मालिकों का नाम पूछ रहे हैं। ये सारी चीजें शो करती हैं कि आप आपा खो चुके हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है और दीवार पर और फलक पर लिखा हुआ है कि इस बार कांग्रेस 2019 से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है। और ये हालात जब किसी पार्टी के लिए हो जाए, किसी नेता के लिए हो जाए और उसको ये लगने लगे कि भाई पहले मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3.5 महीने या 5 महीने तक भटकता रहा सड़कों पर, और अब फिर मुझे जो है, जो इनकी प्रकृति के प्रतिकूल है, मतलब ये इस तरह की राजनीति करने के लिए जाने नहीं जाते हैं कि कोई जाकर के सड़कों पर आप पब्लिक से मिले, तो अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते। पब्लिक से मिलने की तो इनकी बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी हो गई है, जिस वजह से ये अपने घर से निकल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा कर रहे हैं। तो एक एक करके जिस तरीके से इनके तथाकथित इंडी अलायंस के सहयोगी टूटे हैं, जा रहे हैं छोड़ करके, जिन्होंने इनिशिएट किया था वो नीतीश कुमार भी चले गए, अभी जयंत चौधरी चले गए, महाराष्ट्र में इनके पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, इनकी जो यूथ ब्रिगेड एक जमाने में मानी जाती थी, उसके जो एक अहम हिस्से थे मिलिंद देवड़ा, वो चले गए। फारूक अब्दुल्ला आजकल राम धन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम राजग में भी जा सकते हैं, हमारे लिए तो सबके दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि हमारी अपनी पार्टी भी टूट रही है, हमें कोई अपनी पार्टी में भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, हमारे सहयोगी भी टूट और छूट रहे हैं, इसको लेकर के कुछ ना कुछ तो इस तरह के सीन हमें देखने को मिलने ही थे धीरेन्द्र जी, जो हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां तक आपके मूल प्रश्न का सवाल है, देखिए जाति पाति ये सब बहुत पुरानी राजनीति हो चुकी है। आजकल लोग ये चाहते हैं कि भैया आप ये बताओ कि आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है। नरेंद्र मोदी ने तो 10 साल में ये करके दिखाया है, इससे बेहतर विजन आपके पास और क्या है? रक्षा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, मतलब अर्थनीति के मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर, जो घरेलू समस्याएं देश के सामने थी, जम्मू कश्मीर सुलग रहा था, जम्मू कश्मीर के बाहर भी आतंकवादी वारदातें हो रही थी, खून बहा जा रहा था, और आर्थिक तौर पर भी जो हमारी, अगर हम केवल महंगाई की, मुद्रास्फीति की दर की बात करें तो 2014 तक वो 2 फिगर से ज्यादा थी, वो उस पर नियंत्रण हुआ है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि 24-25 करोड़ लोग जो है वो पिछले 10 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा देख लीजिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन गया है, वो देख लीजिए। जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनकी पुनर्स्थापना, उनका पुनर्गौरव जो है वो फिर से सामने निखर करके आ रहा है। तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं धीरेन्द्र जी कि नरेंद्र मोदी ने तो काम करके दिया है। तुलना होगी 2004 और 2014 के बीच यूपीए सरकार के कामकाज की और 2014 से 2024 के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, उसकी तुलना करके बताए ना राहुल गांधी के आपने 10 साल में क्या किया था और इन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या बुरा किया। ये मैं इस पर अब जाऊंगा उनके पास। अंकुर, एक मुझे डाटा के हिसाब से क्या आप बता सकते हैं कि जो ये सरकार है, मौजूदा सरकार है, क्या इसको अगर आप एनालाइज करते हैं और जो जिस जाति के उस पर आधार पर वो बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या डाटा इस बात की सपोर्ट करता है
कि जो जाति का आदमी है तभी दूसरी जातियां, मतलब वही जाति तरक्की करेगी या बाकी जातियां तरक्की नहीं करेंगी? और चूंकि जो मोदी आए हैं उस राज्य में, उस उनके कार्यकाल में पिछड़ों को या दलितों, गरीबों को नुकसान हुआ है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आपको लगता है? देखिए धीरेन्द्र जी, आपके जो मूल क्वेश्चन है उसका जवाब देने से पहले एक बहुत जरूरी है कि हमारे दर्शकों को पता चले कि ये कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आज से ये 414 की पार्टी अगर आज 44 पे है और इनके अपने ही साथी दल कह रहे हैं कि 40 भी आनी मुश्किल है, उसका रीजन क्या है? देखिए, आजाद हिंदुस्तान से पहले की बात तो मैं कभी फिर करूंगा, पर आजाद हिंदुस्तान के बाद की अगर मैं बात करूं तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब इनकी जो राजनीति रही कांग्रेस की, वो एक टाइम पे इसलिए फली फूली क्योंकि अपोजिशन, जो आज अपोजिशन का टाइम है, उस टाइम भी अपोजिशन का यही था। बाय डिफॉल्ट कांग्रेस एक ऑप्शन थी, विकल्प नहीं था या विकल्प को बनने नहीं दिया गया था। उसकी वजह से कांग्रेस आती रही, लेकिन जैसे जैसे विकल्प आते गए, आप उसके बाद से देखिए 80 के दशक से कांग्रेस लगातार नीचे जाती रही। अब मैं आपको एक संक्षेप में एक एनालिसिस बताता हूं कि क्यों ऐसा हुआ कि जब धर्म की राजनीति को इन्होंने तरजीह दी और जातिगत राजनीति को इन्होंने पीछे किया। जब धर्म की राजनीति की जरूरत थी तो उन्होंने उसको फला फूला। उसके बाद जब जाति की राजनीति थी तो उसको कोशिश करा कि किसी तरीके से पीछे कर दिया जाए। 1953 में धीरेन्द्र जी सबसे पहले बैकवर्ड कमीशन बना, जो एजुकेशन के बेस पे बैकवर्डनेस को देखने के लिए बनाया नेहरू जी ने। काका कालेलकर उसके जो राज्यसभा मेंबर थे वो उसके चेयरमैन थे और उन्होंने 1955 में रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उस वक्त बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस ने ये कहा कि अभी इस देश में जातिगत जो राजनीति है उसकी जगह नहीं है, अभी धर्म की राजनीति के बेस पे आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, हिंदू कोड बिल और ये और हो, इन सारी चीजों पे उनका फोकस रहा। अब हुआ क्या, 60 के दशक में धीरेन्द्र जी, जो जातिगत राजनीति थी, जो स्पेशली जो हमारी बैकवर्ड क्लास की राजनीति थी, उसके चैंपियन के तौर पे राम मनोहर लोहिया जी उभर के आए। और ज्यादातर बैकवर्ड क्लास के जो सोशलिस्ट नेता थे वो राम मनोहर लोहिया जी के जो छतरी के नीचे आ गए और उन्होंने एक तरीके से जातिगत जनगणना, जातिगत राजनीति को एक तरीके से उभारने लगे। ये बात कांग्रेस को समझ में आने लगी और कांग्रेस ने जाति के बारे में बात करनी पहली बार शुरू करी। लेकिन दुर्भाग्य से राम मनोहर लोहिया जी का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया। 57 साल की उम्र में, शायद 1967 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये राजनीति के चैंपियन चौधरी चरण सिंह बने और चौधरी चरण सिंह के अंडर में ये जितने नेता थे, चाहे ये मुलायम सिंह यादव हो या इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हों, इन्होंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू करा। लेकिन तब भी ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास थी या ओबीसी राजनीति थी वो इतना बड़ा रूप नहीं ले पाई। उसके बाद इस चीज को भांपते हुए सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा को जब लगा कि चरण सिंह इस जातिगत राजनीति को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहली बार स्टेट में एक बैकवर्ड कमीशन, शायद छेदीलाल साथी जी थे जिनके अंडर में एक कमीशन बनाया और उन्होंने उसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया। और एक तरीके से उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा और इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे और हेमवती नंदन बहुगुणा को यह बात समझ में आ गई थी कि मैं किसी भी वक्त जो है यहां से छुट्टी हो सकती है मेरी एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने इस बात को कहा कि हम 15% आरक्षण बैकवर्ड क्लास का सबसे पहले घोषित करेंगे उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हटा दिया और एनडी तिवारी को चीफ मिनिस्टर बना के ले आए। उस कमीशन की रिपोर्ट पे एनडी तिवारी उसको करने वाले थे, लेकिन मोरारजी देसाई जी को भी पता चल गया कि ये राजनीति में बड़ी चीज है और पहला स्टेट उत्तर प्रदेश बनने वाला था, मैं आपको बताऊं, जिसमें बैकवर्ड के लिए 15% की आरक्षण घोषित करने वाले थे तिवारी जी।
अब कांग्रेस चाहती तो उसको चैंपियन कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ से निकल गया ना। 77 में गवर्नमेंट आ गई, मोरारजी देसाई बन गए प्राइम मिनिस्टर, और आपको पता होगा कि उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी। एनडी तिवारी जी वो काम नहीं कर पाए। इस बात को कांग्रेस लेके आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले इस जातिगत राजनीति को समझने वाला अगर कोई थे तो वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। और राम नरेश यादव जो 77 से 79 के बीच में हमारे चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार 15% बैकवर्ड आरक्षण को अनाउंस करा, और उसका बहुत बड़ा फायदा जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट को मिला उस वक्त। और उसी को इस राजनीति को, बैकवर्ड क्लास की राजनीति को समझने के लिए उन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पहला दूसरा बैकवर्ड कमीशन भी बनाया, और उसने 1980 में रिपोर्ट दे दी। लेकिन उस रिपोर्ट को ना इंदिरा जी ने ना राजीव जी ने, उन्होंने उसको बिल्कुल तरजीह दी और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब कमंडल की राजनीति 90 में आई, तब वीपी सिंह जी को समझ में आ गया कि कमंडल की राजनीति का जो तोड़ है, और मैं अगर दलितों की राजनीति की तरह भीमराव अंबेडकर बनना चाहता हूं काशीराम, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं मंडल कमीशन को लागू कर दूं। उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। अब धीरेन्द्र जी आप समझिए कि वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी के लिए भी मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन कांग्रेस ने एक टाइम पे बहुत बड़ा काम किया। और 2006 में जब एचआरडी मिनिस्टर थे आपके कौन, अर्जुन सिंह, उन्होंने 2006 में एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन के लिए आरक्षण की योजना लाए। और 2004 में राहुल गांधी अपना पहला चुनाव इलेक्शन लड़ चुके थे और इनका डेब्यू हो चुका था। अगर इनको वाकई में जातिगत राजनीति करनी थी और उसके बारे में ये सीरियस थे, तो इतनी बड़ी जो चीज थी 2006 की, उसको लेके आगे बढ़ते और उसको कहते हैं साहब हमने किया। लेकिन नहीं, उस वक्त इन्हें इस चीज का नहीं था बिल्कुल भी अंदेशा कि ये आने वाले टाइम में जातिगत ओबीसी राजनीति। अभी मैं एक बयान भी सुनवा देता हूं, आपने तो खैर डिटेल से बताया ही है। एक बयान राहुल गांधी जी का सुन लेते हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट पर। मुझे लगता है वो बयान ज्यादा बेहतर आप सुनेंगे तो और चीज क्लियर होगी। जी जी। और जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। देखिए, जिस तरह से जो है इसमें प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, इसी तरह से दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये अटैक करने की जो कोशिश है, जितना ज्यादा अटैक कर रहे हैं। अगर मैं वीरेंद्र जी से कहूं, वीरेंद्र जी, इस अटैक से कोई मतलब है क्या? क्योंकि हम लोग अब छोटा एक सेशन रहेगा जी। देखिए, समाज राहुल गांधी को ये एक समाज समझ राजनीति की नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो एक क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी की तरीके से इतनी कट्टर और इतनी नैरो और इतनी जो है आक्रामक भाषा में जातिवाद की राजनीति करके सफल नहीं हो सकती। उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और राहुल गांधी को एक मोटी बात यह भी समझ में नहीं आ रही है, शायद उनकी जानकारी में नहीं है, कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको बदल दिया है। अब ये केवल जात के आधार पर हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को जो है कट्टरता के आधार पर पोलराइज करो और उसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन बनाओ, सरकार बनाओ। जो फार्मूला समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का या बिहार में आरजेडी का रहा है या डीएमके का तमिलनाडु में रहा है, ये राजनीति का दौर समाप्त हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर कितनी बार कह चुके हैं कि भारत में केवल अब 4 जातियां हैं, किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। तो उन्होंने अब भारत की राजनीति जाति से उठ करके वर्ग की ओर जा चुकी है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी हैं सरकार की 10 योजनाओं का।
और आज ही जो है नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हाउस होल्ड कंजम्पशन का डाटा छपा है, रूरल एंड अर्बन, उसकी रिपोर्ट सारे अखबारों में आई है, वो इस बात को कंफर्म करती है कि अब राजनीति का, समाज का ताना बाना बदल चुका है और अगले 5 सालों में बिल्कुल बदल जाएगा। उनको ये लग रहा है कि वो बहुत तीखी और आक्रामक भाषा में, जिस तरह की भाषा कांशीराम या मायावती 80 के दशक में बोला करते थे, तिलक तराजू और तलवार, उससे वो कुछ बड़ा चमत्कार कर लेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ये होना होता तो 3 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कुछ कांग्रेस को इससे राहत मिल जाती, जो उसको नहीं मिली। तो ये बात राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको क्यों नहीं समझा पाए, या उन्होंने क्या बताया मैं नहीं जानता, लेकिन उनके कहने के अंदाज से ये साफ लगता है कि उनको ये समझा दिया गया है कि ये आपके हाथ में मैजिक फॉर्मूला लग गया है। और राम मंदिर के बाद जो भारत में एक नई सांस्कृतिक चेतना का जो एक उभार देखने को मिल रहा है, जाति वर्ग से ऊपर उठ करके लोग 1 महीने में 60 लाख लोग अयोध्या पहुंचे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो जाति के आधार पे ये हिंदू चेतना के उभार को वो तोड़ देंगे, उसे दबा देंगे और फिर से बिखरा देंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। और राजीव गांधी और राहुल गांधी इज ए वेरी पुअर कम्युनिकेटर। उनको जनता से संवाद करने का कोई भी अनुभव नहीं है। हालांकि उनको 20 साल राजनीति में हो गए हैं, लेकिन वो बहुत सपाट तरीके से बात को कहते हैं। और जिस तरीके से वो संवाद करते हैं तो जनता के मन में कोई वो संदर्भ क्रिएट नहीं कर पाते। नेता जब संवाद जनता से करता है तो जनता के मन में एक संदर्भ क्रिएट करता है ताकि वो बात उसकी जनता के दिमाग में उतरे। तो राहुल गांधी ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि उनके हाथ में ये अलाउद्दीन का चिराग है और जितना जाति के नाम पे वो आक्रामक और जहरीली भाषा बोलेंगे उतना वो सफल हो जाएंगे। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दिख रहे हैं। मैं एक और बाइट चलाने के लिए कहूंगा, ये बाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा किस तरह से इस बाइट को, फिर मैं ओंकार जी के पास आऊंगा। इस बाइट्स को आप एक बार सुनिएगा। बाइट। इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो। ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। देखिए, इस भाषण से आपने सुना होगा, लेकिन मैं ओंकार जी आपसे एक और दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं दरअसल एक बयान पढ़ रहा हूं, हिंदी के बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े एडिटर हैं, उन्होंने कहा 2018 का आर्टिकल है कि दत्तात्रेय गोत्र और कौल ब्राह्मण जाति के जाति में जन्मे राहुल गांधी, यह 21वीं सदी के एक बड़े युवा नेता का बायोडाटा है, और वो भी ऐसे नेता का जो सेकुलर लोगों के आखिरी चिराग हैं, उम्मीदों के। ये 2018 में जाति की बात पर नाराज होने वाला मीडिया अब 2024 में इसी मीडिया ने कहा कि ये राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी चमत्कारी खोज है और ये इससे बीजेपी को हरा देंगे। ये अंतर कैसे लगता है? 5 साल का अंतर है बस। मैं जी ओंकार जी। इन पर केवल हंसा जा सकता है धीरेन्द्र जी, और कुछ नहीं किया जा सकता। जो इनकी बाइट आपने चलाई है, मैं राहुल गांधी से, इनके रणनीतिकारों से ये जानना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश के 200 उद्योगपतियों में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने इस जाति के हैं, कितने उस जाति के हैं, तो भैया आप ये बताओ कि देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है, और उस दौरान आपने कितने ओबीसी, कितने दलित को इतना सक्षम बनाया कि वो 200 उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल हो पाते। 2014 से ही इस देश में सरकार बनी है क्या? उससे पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था? 3 प्रधानमंत्री तो आपके अपने परिवार से थे। जब आप एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती हैं। दूसरी बात यह है, इसी में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको,
राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो पूरे देश में अपने आप को पिछड़ा बता करके जो है वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे नरेंद्र मोदी का कोई एक बयान दिखाइए जब वो 13.5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, जब वो 10 साल से अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी जातीय आधार पर कोई वोट मांगा हो या अपनी जाति पर कोई वोट मांगा हो। इस देश ने अगर प्रधानमंत्री उनको बनाया है तो इसलिए क्योंकि 13.5 साल का जो उनका गुजरात का कार्यकाल था एज चीफ मिनिस्टर, जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल पूरे देश के सामने खड़ा किया, उसकी वजह से प्रधानमंत्री बनाया। उनके कामकाज की वजह से लोग उनको सम्मान देते हैं। विकास के मोर्चे पर भी, विरासत के मोर्चे पर भी जो उन्होंने काम किया है, आप उस पर बात करो ना। और जहां तक मीडिया का सवाल है, आर्टिकल का सवाल है और मीडिया के बदले हुए रुख का सवाल है, तो हम और आप जानते हैं धीरेन्द्र जी, हमारे सारे मित्र जितने जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं जिनकी पहचान ही शायद अब इससे होने लगी है कि वो 10 जनपद की परिक्रमा करते हैं या इनकी भांडगिरी करते हैं एक तरीके से। जो उनको जब ठीक लगता है वो उस तरह की इनकी मन लगती बातें कहना शुरू कर देते हैं। और तब दत्तात्रेय कौशिक साहब या वो उनको पसंद आए होंगे। अब ये जो बदला हुआ इनका रूप है, जिसमें इनको गलतफहमी है कि साहब 88% या 87% पिछड़े हैं, दलित हैं, ये है वो है, और वो तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो जो हालत इनकी हो गई है उस पर तो अब इनके प्रति एक संवेदना का भाव अंदर से पैदा होने लगा है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ इनके बारे में और इनकी सोच के बारे में। देखिए, जिस तरह से अगर हम लोग गौर करें कि 80 सीटों वाला राज्य जहां से एक पूरी हवा निकलती है तो वो दिल्ली तक चलती है, और वहां आप इस तरह की बातें कर रहे हो, जहां पिछले लगभग 89 के बाद की अगर राजनीति की मैं बात करूं तो कुछ पीरियड राजनाथ सिंह का है, राम प्रसाद गुप्ता है या फिर योगी आदित्यनाथ हैं। इनके अलावा वहां पिछड़े और दलित राजनीति के नेता मुख्यमंत्री इस राज्य का नेतृत्व करते रहे। इसके बाद बिहार में तो लगभग 85-89 से लगातार कंटिन्यू आप एक पिछड़ा की राजनीति देखते हैं। इससे पहले साउथ के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो आप वहां 1967 से आपके पास कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री नहीं होता है। इसके बाद भी अलग अलग राज्यों की अगर बात करते चलिए, आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी ओबीसी वर्ग। मतलब लगातार कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये कह रही हो कि ये जो बोलना चाह रहे या जिसके बेस पर राजनीति करना चाह रहे वो बहुत टिकती हो। एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा अंकुर कि क्या ये बात कोई साबित कर सकता है कि उस 10 साल के समय में और इस 10 साल के समय में किसी खास जो ओबीसी को नुकसान पहुंचाया गया हो, इसमें मतलब जानबूझ के पीछे रखा गया हो, या फिर ऐसा हो कि किसी खास जाति को प्रश्रय मिला हो? जिस तरह की बात उन्होंने की उस पर सिर्फ एक चीज हंसी के तौर पर मुझे आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी थे। सेक्रेटरीज पहुंचने के लिए वीरेंद्र जी आसानी से बता सकते हैं 32 से 34 साल लगते हैं एक आईएएस को। 32 से 34 साल। ये सिलेक्शन पोस्ट है, सेक्रेटरी की पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट है, ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होता है। जी, मैं एक बात कहता हूं, उस पोस्ट तक जाने के लिए भी आपको 34 साल की सर्विस। लगभग आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने ये ज्वाइन किया होगा 86 में, 87, 88 बैच में, वो सब होंगे। और उससे पहले लगातार आपकी ही पार्टी की सरकार रही, यानी उसकी पॉलिसीज ये रही कि कोई आदमी वहां तक पहुंचे ही नहीं कि सेक्रेटरी बने। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं अंकुर, कि ये दांव कैसा लगता है, डाटा की नजर से भी कैसा लगता है? देखिए धीरेन्द्र जी,
ऐतिहासिक तथ्यों को मिटाया नहीं जा सकता और दुर्भाग्य है कि मेन अपोजिशन पार्टी वो आज 21वीं सदी में 2024 में उसका जो पूरा राजनीतिक एजेंडा है वो जाति के बेस पे आ रहा है। आप इस बात को समझिए, मैं भी एक उद्योगपति हूं, मैं भी बिजनेसमैन हूं। आप एक 73 साल की उम्र में एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं युवा पीढ़ी से, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के थ्रू स्टार्टअप्स की बात करके जो उद्योगपति हैं, नए उद्योगपति आ रहे हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, उसके बेस पे वो कभी जाति की बात नहीं करते। वो बात करते हैं गरीब की, युवा की, किसान की, स्टार्टअप इकोसिस्टम की। एक 55 साल की उम्र में जो फॉरेन एजुकेटेड बंदा है, जो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं मेन अपोजिशन पार्टी से, उनके पास कोई रोड मैप, वो किसी भी बारे में, किसी डेटा के बारे में, किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। देखिए धीरेन्द्र जी, जब विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो बहुत संक्षेप में आप समझिए कि ये विकसित भारत की बात उन्होंने अपने तीसरे टर्म में करी। पहले 2 टर्म में उन्होंने क्या किया? इस विकसित भारत के लिए पहले 2 टर्म में उन्होंने बेस बनाया। क्योंकि एक विकसित भारत कैसे बनता है, एक विकसित भारत की 5 बड़ी चीजें बता देता हूं मैं आपको। एक विकसित भारत को एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, एक विकसित भारत को एक साउंड एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, एक विकसित भारत को पर कैपिटा इनकम हाई चाहिए, एक ऐसी इकोनॉमी चाहिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बराबर का पार्टिसिपेशन हो, और जो 5वीं सबसे बड़ी चीज है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ दर, मतलब जन्म से लेके बच्चे कितना आगे जिए। ये 5 बड़ी बात होती है एक विकसित देश की। और आप विजन देखिए पहले 2 उसमें उन्होंने इन 5 चीजों के बड़े इंडिकेटर के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग योजनाओं से, किसी जाति और धर्म के आधार पे नहीं, इस देश के अगले 25 साल के विजन को देने के लिए बात किया। उन्होंने जनधन योजना खोली। उन्होंने क्यों खोली जनधन योजना? दुनिया हंसा करती थी धीरेन्द्र जी, इसलिए खोली क्योंकि उन्हें पता था एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए जब तक 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो, एक साउंड सिस्टम नहीं बन सकता। वो एनईपी लेके आए क्योंकि उनको पता था कि एक साउंड एजुकेशन पॉलिसी चाहिए। उसके लिए जो पुराने जमाने की एजुकेशन सिस्टम है उससे कभी भी भारत आगे नहीं जा सकता। उन्होंने मेक इन इंडिया और सर्विस सेक्टर को पूरा सहयोग दिया। पूरा उन्हें पता था कि हमें दोनों का मिक्स चाहिए, और पर कैपिटा इनकम के लिए तीनों डायमेंशन पे उन्होंने काम करी। उन्होंने इकोनॉमिक डायमेंशन पे काम करी, उन्होंने सोशल डायमेंशन पे काम करी, उन्होंने एनवायरमेंटल डायमेंशन पे काम करी। तो जितनी योजनाएं आप देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि पिछले 2 टर्म में प्रधानमंत्री मोदी ने इस तीसरे टर्म की बेस को बना दिया। और ये रोड मैप और ब्लूप्रिंट, तभी वो बार बार कहते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो बड़े डिसीजन लेंगे। उन बड़े डिसीजन के लिए उन्होंने बेस तैयार कर दिया। और हमारी मेन अपोजिशन पार्टी का दुर्भाग्य है कि वो उनके पास आज की तारीख में इस देश को कहीं न ले जाने के बाद वो 80 की राजनीति और 60 की राजनीति में वापस लेना चाहते हैं। इससे मैं एक बाइट और सुनवा दूं, ये एक आखिरी बाइट के तौर पर होगी, इसके बाद मैं टिप्पणी समाप्त करूंगा। एक बाइट और सुन लीजिए आप, और तमाम दर्शकों के लिए जरा वो सुना सकते हैं कि जब वो निकलेंगे, अभी निकल रहे हैं वो बाहर जाने के लिए, फिर यात्रा फिर रुकेगी, फिर वो कैम्ब्रिज में जाएंगे और दुनिया के युवाओं को बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा कैसे हैं, ये एक बेहतरीन बाइट में उन्होंने बताया, इस यात्रा में बताया है। जी, इस बाइट को सुनिए। शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए बाजे बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। देखिए जिस तरह से इस बाइट में उन्होंने कहा है, मुझे हैरानी होती है कि वो दुनिया के युवाओं को क्या देंगे। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को सिर्फ ये देखना होता है कि हम सम दृष्टि से देख सके तमाम चीज़ों को, लेकिन इस देश के उन युवाओं को जिनके सहारे सरकार भी बननी है और जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है। काशी अगर हम बात करें
तो इस देश में सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस है पिछले साल, जहां करोड़ों की संख्या में लगभग 7 करोड़ लोग आए और 12 करोड़ लोग कॉरिडोर बनने के बाद आ चुके, और जहां एक दिन में 250 करोड़ के फूल बिके, जहां सबसे ज्यादा होम स्टे बन रहे हैं, वहां के युवाओं को इस तरह से कहने वाले हमारे इस समय विपक्ष की उम्मीद के जो एकदम सितारे हैं, वो विदेश में जाकर युवाओं से क्या कहेंगे, यह भी बड़ा देखने में दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल वही कि राहुल जी, आप देश की राजनीति की, आप हर आदमी की जाति पूछ रहे हैं, पलटकर आपसे लोग भी आपकी जाति पूछ रहे हैं कि आखिर आप किस जाति को ताकत देंगे, और यह सवाल उतना ही तेज होता चला जाएगा जितना आप जाति की राजनीति पर बाकी अपने पार्टियों को डिपेंड करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में। आप सभी का नमस्कार।